नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। 4 जनवरी के डेली न्यूज एनालिसिस में आपका स्वागत है। कौन कौन सी इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं? तो चाइना कंस्ट्रक्टिंग ब्रिज ऑन पैंगोंग लेक इन लद्दाख, एक इस न्यूज के बारे में देखेंगे। अराक्वा नाम का एक टाउन है कोलंबिया और वेनेजुला के बॉर्डर पे, तो वहां पे कुछ क्लैशेस हुए हैं जिसके चलते 16 लोगों की मौतें हुई हैं, इसके बारे में बात करेंगे। फिर न्यूक्लियर वेपन्स के स्प्रेड को प्रिवेंट करने के लिए जो 5 परमानेंट मेंबर्स हैं यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने, उन्होंने मिल के साथ में एक एग्रीमेंट सा किया है। एग्रीमेंट क्या कह रहे हैं? एक इनफॉर्मल डिक्लेरेशन सा दिया है कि भाई न्यूक्लियर वेपन्स का प्रोलिफरेशन नहीं होना चाहिए, डिसआर्मामेंट होना चाहिए, न्यूक्लियर वॉर नहीं होना चाहिए। तो ये एक अच्छी डेवलपमेंट है, इसके बारे में बात करेंगे। आरबीआई ने अप्रूव की है स्मॉल ऑफलाइन ई पेमेंट्स, इनके बारे में बात करेंगे। और न्यूज ऑन एयर रेडियो लाइव स्ट्रीम रैंकिंग्स, देखिए न्यूज ऑन एयर की ऐप के थ्रू इंडिया के ऑल इंडिया रेडियो के लाइव स्ट्रीम्स को पूरी दुनिया में सुना जाता है। तो कौन सी कंट्री में सबसे ज्यादा सुना जाता है, इसकी कुछ रैंकिंग्स रिलीज होती हैं, वो रैंकिंग रिलीज हुई हैं, उनके बारे में बात करेंगे। वीडियो पे लाइक और शेयर का बटन दोस्तों, इफ पॉसिबल प्लीज क्लिक द ज्वाइन बटन। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, दोनों ही चीजों का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो चाइना कंस्ट्रक्ट कर रहा है ब्रिज ऑन पैंगोंग सो। देखिए, अगर मान लीजिए ये पैंगोंग सो ऐसे जा रही है, ठीक है ना, तो ओवरऑल लाइन ऑफ कंट्रोल कुछ ऐसे पास कर रही है। तो नॉर्थ बैंक और साउथ बैंक ऑफ द पेंगोंग सो, ये पेंगोंग सो है तो ये नॉर्थ बैंक हो गया, साउथ बैंक हो गया। नॉर्थ बैंक और साउथ बैंक लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के हिसाब से दोनों ही बैंक्स इंडिया और चाइना दोनों में आते हैं, ठीक है भाई। अब हो ये रहा है कि एलएसी में अपने साइड पे चाइना ईस्टर्न लद्दाख में नॉर्थ और साउथ बैंक को जोड़ने के लिए एक ब्रिज बना रहा है। तो एलएसी के राइट साइड पे अगर आप चले जाओ, जैसे कि ये आपको लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल दिख रही है, इसके राइट साइड पे अगर आप चले जाते हो तो चाइना नॉर्थ बैंक और साउथ बैंक को जोड़ने के लिए यहां पे एक ब्रिज बना रहा है। नॉर्थ बैंक पे देखा जाए तो पीपल लिबरेशन आर्मी का जो बेस है वो है कुरनाक फोर्ट पे, और साउथ बैंक पे है मोल्दो पे, और दोनों की बीच की डिस्टेंस लगभग हो जाती है 200 किलोमीटर। ये फैक्ट हमको चेक करना पड़ेगा। बेसिकली आप देखिए, ये जो ओवरऑल ब्रिज बनाया जा रहा है, ये ब्रिज बनाया जा रहा है नॉर्थ बैंक और साउथ बैंक की कनेक्टिविटी को बनाए रखने के लिए। ऑब्वियस सी बात है, अगर आपको नॉर्थ बैंक को साउथ बैंक से कनेक्ट करना है तो पानी क्रॉस करना पड़ेगा। तो उस पानी को क्रॉस करने के लिए भाई आपको या तो बोट से सारा सामान वगैरह लेके जाओ। आप समझो, अगर अपने नॉर्थ बैंक से साउथ बैंक की तरफ कुछ रीइंफोर्समेंट भेजने हो चाइना को, तो उसको सारी बंदूकें, गोला, असला, बारूद बोट पे चढ़ा के लेके जाना पड़ेगा। तो अगर ब्रिज बन जाएगा तो यही गोला बारूद, असला, मशीन गन, ये सब किससे चली जाएंगी? ब्रिज से चली जाएंगी। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल से चाइना की साइड पे 25 किलोमीटर आगे है ये ब्रिज। वैसे तो देखिए पूरा का पूरा पैंगोंग सो इंडिया के अंदर होना चाहिए था, ठीक है, अक्साई चिन पूरा हमारा है, लेकिन एक समय पे गलती हुई और चाइना ने घुस के अक्साई चिन पूरा का पूरा कब्जा लिया, ठीक है। अब अगर देखा जाए तो अब तक पीएलए को अगर नॉर्थ बैंक से साउथ बैंक पे पहुंचना है तो रीडॉक कंट्री में ओवरऑल एक राउंड अबाउट मार्क के जाना पड़ता था, ठीक है। ब्रिज के थ्रू एक डायरेक्ट एक्सेस मिल जाएगा, तो ब्रिज बनाया जा रहा है। एक मुश्किल जियोलॉजिकल टेरेन है ये, बट ब्रिज बनाना इतना इम्पॉसिबल नहीं है। पियर्स बनाए जा रहे हैं, पियर्स मतलब हार्बर टाइप के बनाए जा रहे हैं लेक में, और ओवरऑल उसके बेसिस पे दोनों ही बैंक को चाइना आगे आने वाले समय में कनेक्ट कर लेगा थ्रू ब्रिजेस। और मोस्ट प्रोबेबली इंडिया भी इस चीज को देख के ब्रिज बनाना शुरू करेगा, क्योंकि चाइना के चैलेंज को टैकल करने के लिए हमें इन्वायरमेंटल कंसर्न्स को छोड़ के अपने साइड के सेफ गार्ड के लिए पहले सोचना पड़ेगा। अगर आप पैंगोंग सो की बात करो तो 135 किलोमीटर लंबी बूम ब्रैंग टाइप की लेक है ये, 14,000 फीट की ऊंचाई पर है। ओके, यहाँ पे बहुत सारे फिंगर से फिंगर 1 टू फिंगर 8। इंडिया की अगर बात की जाए तो अभी के लिए फरवरी 2021 में डिसएंगेजमेंट हो चुका है इंडिया चाइना के बीच में नॉर्थ एंड साउथ बैंक्स ऑफ पैंगोंग लो को लेके। इंडियन आर्मी का परमानेंट बेस है फिंगर 3 पे, धान सिंह थाना पोस्ट, और पीपल लिबरेशन आर्मी का परमानेंट बेस है फिंगर 8 के पास, ठीक है भाई। तो ये सब चीजें हैं। एक पैंगोंग सो ऐसा इलाका है जहां पे इंडिया ने फेवरेबली डिसएंगेजमेंट किया है, और वो क्यों किया है? क्योंकि साउदर्न बैंक पे इंडिया ने ओवरऑल आप कह लो कि एक एडवांटेजियस पोजीशन गेन कर ली थी, जब कुछ पीक्स थी, काला टॉप की जो पहाड़ियां थी, वैकेंट पीस, ये पीक्स के ऊपर चढ़ के इंडिया ने अपने जवानों को तैनात कर दिया था, और उन पीक्स के ऊपर से हमारे जवान बंदूक तान के बैठे थे, किसके ऊपर? पीएलए की पोजीशंस के ऊपर, नियर मोल्डो। तो उसके बाद से
पैंगोंग त्सो पे डिसएंगेजमेंट करना चाइना की मजबूरी हो गई थी, लेकिन चाइना ने अभी तक देपसांग प्लेन्स में डिसएंगेजमेंट नहीं किया। एक और जगह है देपसांग प्लेन्स जहां पे चाइना बहुत ज्यादा एडवांटेज में है। लेट्स सी वहां पे क्या होता है। यहां पे भी ये ब्रिज आपको ऐसे बनता हुआ नजर आ रहा है, कनेक्टिंग नॉर्थ बैंक टू साउथ बैंक ऑफ पैंगोंग त्सो। आगे बात करते हैं जनरल स्टडीज पेपर 3 सिक्योरिटी चैलेंजेस इन बॉर्डर एरिया में, न्यूज आपको काम आएगी। नेक्स्ट है न्यूज ऑन एयर रेडियो लाइव स्ट्रीम ग्लोबल रैंकिंग्स। देखिए ओवरऑल दुनिया भर में कहां पे ऑल इंडिया रेडियो के लाइव स्ट्रीम्स न्यूज ऑन एयर ऐप पे सुने जाते हैं। मैं आपको एक और बात बता दूं, ऑल इंडिया रेडियो का एक लाइव स्ट्रीम नहीं होता है, हिंदी में भी आता है, इंग्लिश में भी आता है, पंजाबी में भी आता है जिसको एआईआर पंजाबी बोलते हैं, तेलुगु में एआईआर तेलुगु, एआईआर चेन्नई रेनबो, अस्मिता मुंबई। तो आप समझ सकते हो ऑल इंडिया रेडियो के रीजनल लैंग्वेजेस के भी बहुत सारे ब्रॉडकास्ट होते हैं पूरी दुनिया में, और ये ब्रॉडकास्ट आप न्यूज ऑन एयर ऐप पे सुन सकते हो। तो दुनिया में जहां पे भी इंसान को ये सुनना है उसको न्यूज ऑन एयर ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। अब पहले तो यूनाइटेड स्टेट्स नंबर 1 पे था जहां पे ऑल इंडिया रेडियो के रेयर ब्रॉडकास्ट सुने जाते थे न्यूज ऑन एयर पे, अब फिजी टॉप पे आ गया। यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड अरब एमिरेट 7वें और 10वें स्थान पे आ गए। न्यूजीलैंड, जापान, आयरलैंड, पापा न्यू गिनी ये टॉप 10 पे आ गया है। सिंगापुर, सऊदी अरेबिया, पाकिस्तान, कुवैत ये टॉप 10 की लिस्ट से बाहर निकल चुका है। अगर आप देखो तो कौन कौन से ऑल इंडिया रेडियो लाइव स्ट्रीम्स बहुत ज्यादा कहां कहां पे, जैसे फॉर एग्जांपल ऑल इंडिया रेडियो पंजाबी है। ये ऑल इंडिया रेडियो पंजाबी आपका यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड किंगडम, कनाडा, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, फिनलैंड, आयरलैंड, जर्मनी में बहुत फेमस है क्योंकि वहां पे बहुत सारे पंजाबी सेटल हुए हैं। अगर आप देखें तो 240 रेडियो सर्विसेज ऑल इंडिया रेडियो की लाइव स्ट्रीम होती हैं न्यूज ऑन एयर ऐप पे, और न्यूज ऑन एयर ऐप प्रसार भारती की ऑफिशियल ऐप है। प्रसार भारती के बारे में बात की जाए तो प्रसार भारती इज द पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टर इन इंडिया, मतलब सरकारी ब्रॉडकास्टर है ये इंडिया का। प्रसार भारती के अंदर दो मेन ऑर्गेनाइजेशंस आते हैं, एक आता है ऑल इंडिया रेडियो और दूसरा है आपका दूरदर्शन। प्रसार भारती ऑफिशियली बना था 23 नवंबर 1997 को, हेडक्वार्टर्स है इसका दिल्ली में। स्टैट्यूटरी ऑटोनॉमस बॉडी है, एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के थ्रू इसको बनाया गया है। दूरदर्शन टेलीविजन नेटवर्क और ऑल इंडिया रेडियो के अंदर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग के अंदर आता है। प्रसार भारती एक्ट पास किया गया था पार्लियामेंट ऑफ इंडिया के द्वारा 1990 में, प्रसार भारती को ऑटोनॉमी दी गई। इसको इनैक्ट किया गया 15 सितंबर 1997, मतलब ऑफिशियली एग्जिस्टेंस में आया प्रसार भारती 15 सितंबर 1997 को। अगर देखा जाए तो जो ऑल इंडिया रेडियो स्ट्रीम्स है ना, अलग अलग भाषाएं जो कि न्यूज ऑन एयर ऐप पे पूरी दुनिया में प्रसारित की जाती हैं, इनका प्रसारण 85 कंट्रीज से ज्यादा में होता है। जीएस पेपर 2 गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इंटरवेंशंस में न्यूज आपको काम आएगी। नेक्स्ट बात करते हैं वर्ल्ड पावर्स वाउ टू स्टॉप स्प्रेड ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स। 5 ग्लोबल न्यूक्लियर पावर्स मिली और उन्होंने यहां पे एक कसम टाइप की खाई, एक इनफॉर्मल रेजोल्यूशन टाइप का लिया है कि भाई देखिए हम एटॉमिक वेपन्स को आगे बढ़ने से प्रिवेंट करेंगे। एक की न्यूक्लियर ट्रीटी का यहां पे रिव्यू हो रहा है। कौन सी ट्रीटी है? ट्रीटी ऑन द प्रोलिफरेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स, एनपीटी ट्रीटी, जो फर्स्ट टाइम फोर्स में आई थी 1970 में। 4 जनवरी पे इसके ऊपर बातचीत होनी थी बट कोविड-19 के चलते इसको अभी के लिए आगे एक्सटेंड कर दिया गया है। और 5 यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर्स चाइना, फ्रांस, रशिया, यूके, यूएस ने मिलकर बोला है कि भाई देखिए इस प्रकार के वेपन्स यानी कि न्यूक्लियर वेपन्स आगे प्रोलिफरेट नहीं करने चाहिए, किसी भी प्रकार का कोई न्यूक्लियर वॉर नहीं होना चाहिए। न्यूक्लियर वॉर होने से आप कभी भी चीजों को सॉर्ट आउट नहीं कर सकते, कोई नहीं जीतेगा, दुनिया एक नया न्यूक्लियर वॉर नहीं सर्वाइव कर सकता। इसलिए अवॉइडेंस ऑफ वॉर बिटवीन न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स ये यहां पे टारगेट है और यही यहां पे इन 5 कंट्रीज ने बोला है। और इस प्रकार के स्टेटमेंट्स बहुत पॉजिटिव माने जा रहे हैं, रीजन बीइंग कि इस समय पे ऑलरेडी रशिया और यूएस के बीच में टेंशंस बहुत ज्यादा हैं। रशिया ने जो अपनी फोर्सेस हैं वो यूक्रेन के ईस्टर्न बॉर्डर पे डिप्लॉय कर रखा है और यूक्रेन एक यूएस एलाई है। साथ साथ आप देखोगे कि चाइना को साथ लेके यूएस का ताइवान को लेके एक बड़ा इशू चल रहा है। चाइना बोलता है कि ताइवान उसकी टेरिटरी और एक दिन ताइवान को हम अपने आप में मिला लेंगे अगर हमको फोर्स भी लगाना पड़ गया। यूएस बोल रहा तुम मिला के तो देखो हम तुमको देख लेंगे। तो कुल मिला के ओवरऑल काफी प्रॉब्लमेटिक चीजें यहां पे चल रही हैं। इस प्रकार की एनपीटी के ऊपर जो डिक्लेरेशंस है ना, ये ईरान के साथ भी पीस डील को फिर से रिन्यू कर सकते हैं। 2015 में जो पीस डील हुई थी ईरान के साथ, जेसीपीओए, जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम ऑफ एक्शन, जिसको 2018 में तोड़ दिया था डोनाल्ड ट्रंप ने, उसको फिर से शायद शुरू करने का मौका मिल जाए इस प्रकार के एनपीटी के डिक्लेरेशंस के थ्रू। नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी क्या है? मल्टीलेटरल ट्रीटी एम्ड एट लिमिटिंग द स्प्रेड ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स। 3 बेसिक प्रिंसिपल्स हैं एनपीटी के: नॉन प्रोलिफरेशन,
डिसआर्मामेंट एंड पीसफुल यूज ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी। मतलब कि जिनके पास न्यूक्लियर वेपन नहीं है वो न्यूक्लियर वेपन्स एक्वायर नहीं करेंगे, जिनके पास न्यूक्लियर वेपन्स है वो डिसआर्मामेंट की तरफ जाएंगे, अपने न्यूक्लियस को वेपन्स को धीरे धीरे डीकमीशन करेंगे। और तीसरा, वो स्टेट्स मतलब कोई भी स्टेट पीसफुल यूजेस के लिए, मेडिकल पर्पसेस के लिए न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी का प्रयोग कर सकता है। इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए, मेडिकल पर्पसेस के लिए न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी का प्रयोग कर सकता है। एनपीटी पे साइन हुए थे 1968 में, ये फोर्स में आई थी 1971 में। 170 मेंबर स्टेट्स हैं इसके। जीएस पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशंस में न्यूज आपको काम आएगी। फिर कोलंबा के आरक्वा प्रोविंस में एक कुछ झड़प हुई और 23 लोगों की यहां पे जान गई है। ठीक है भाई, अगर आप देखो तो ये कोलंबिया आपको नजर आ रहा है। कोलंबिया के बॉर्डर पनामा के साथ लग रहा है, नीचे इक्वेडर के साथ लग रहा है, पेरू के साथ लग रहा है, ब्राजील के साथ लग रहा है, वेनेजुएला के साथ लग रहा है। और यहां पे ये आपको आरुक्वा नजर आ रहा है वेनेजुएला के बॉर्डर पे। यहां पे एक झड़प सी हो गई, एक लड़ाई सी हो गई है। और इस लड़ाई में एक तरफ है नेशनल लिबरेशन आर्मी और दूसरी तरफ है रेवोल्यूशनरी आर्म्ड फोर्सेस ऑफ कोलंबिया। आप कह सकते हो कि ये इलीगल आर्म्ड ग्रुप्स हैं। आपको पता होना चाहिए कोलंबिया के अंदर बहुत सारे इलीगल आर्म्ड ग्रुप्स ऑपरेट करते हैं। ठीक है, आपको कैसे पता होना चाहिए? तो ये नार्कोस करके पाब्लो एस्कोबार पे बेस्ड नेटफ्लिक्स पे एक शो है। तो अगर उस शो को आप देखोगे, समय हो तो ही देखना, ठीक है ना। कुछ वैसा बहुत उसमें नॉलेजफुल नहीं है, काफी वायलेंट शो है, लेकिन ड्रग ट्रैफिकिंग के बारे में उसमें दिखाया गया है। तो इन ड्रग ट्रैफिकिंग को करने वाले बहुत सारे इलीगल गुंडो टाइप के ग्रुप बने हुए हैं कोलंबिया के अंदर। अब तो काफी हद तक इन ग्रुपों को सॉल्व कर हटा दिया गया, सुलटा दिया गया है, लेकिन फिर भी है। पहले मेडलिन कार्टेल होता था, काली कार्टेल होता था, कार्टेल चलते थे। अब बहुत सारे आप कह सकते हो कि रेवोल्यूशनरी ग्रुप टाइप के बने हुए, जैसे एक नेशनल लिबरेशन आर्मी, एक रेवोल्यूशनरी आर्म फोर्सेस ऑफ कोलंबिया है। ये सब लोग इलीगल इकोनॉमिक धंधे करते हैं, मेनली ड्रग ट्रैफिकिंग के थ्रू पैसा कमाते हैं। मिड 2000 से ये वायलेंस चलता चला आ रहा है। अरक्वा में ये फार्क और ईएलएन आपस में लड़ते थे, अभी भी ये यहाँ पे लड़ते हुए नजर आ रहे हैं। कभी कभी जो वेनेजुएला स्टेट में एप्योर नाम की जगह है, वहां पे भी अक्सर कर लड़ते नजर आते हैं। तो वेनेजुएला के अंदर जो एप्योर नाम की जगह ना, यहाँ पे भी वेनेजुएला के अंदर ये जो इलीगल आर्म्ड फोर्सेस की फाइटिंग है वो कंपैरेटिवली कोलंबिया से कम है। इसलिए वेनेजुएला की आर्मी हमेशा खड़ी रहती है बॉर्डर पे कि कोलंबिया का पछड़ा हमारे यहाँ पे ना आ जाए। 2010 तक लेके 2000 से लड़ाई चली इन इलीगल आर्म्ड फोर्सेस की। 58,000 लोग डिस्प्लेस हो गए, 868 लोगों की जान चली गई ह्यूमन राइट्स ग्रुप के हिसाब से। ठीक है भाई, तो कुल मिला के देखोगे कि पिछले साल भी कुछ ऐसा ही बवाल हुआ था। जो वेनेजुएला मिलिट्री थी उसकी कुछ कोलंबियन आर्म्ड ग्रुप के साथ बॉर्डर पे लड़ाई हो गई, 5000 लोग एप्योर नाम की जगह पे छोड़ के भाग गए। कोलंबियन पीस प्रोसेस इज अ प्रोसेस इन द मेकिंग। ये पूरी तरीके से हो नहीं पाया। अभी भी कोलंबिया सरकार का पूरी तरीके से देश के ऊपर कंट्रोल नहीं है। कोलंबिया के अंदर बहुत सारे इलीगल आर्म्ड ग्रुप्स ऑपरेट करते हैं, जिनके ऊपर पूरी तरीके से कोलंबिया की सरकार अपना इन्फ्लुएंस नहीं चला पाती। तो कोलंबियन पीस प्रोसेस में पहले जो कोलंबिया की सरकार है प्रेसिडेंट जुआन मैनुअल सैंटोस की, इन्होंने रेवोल्यूशनरी आर्म्ड फोर्सेस ऑफ कोलंबिया के साथ एक एग्रीमेंट किया कोलंबियन कॉन्फ्लिक्ट को खत्म करने के लिए। इसको बाद में बोला गया पीस एग्रीमेंट बिटवीन कोलंबियन गवर्नमेंट ऑफ जुआन मैनुअल सैंटोस एंड एफएआरसी। ठीक है, सितंबर 2012 में निगोशिएशंस शुरू हुए। निगोशिएशंस हुए हवाना क्यूबा में, जो कि कम्युनिस्ट कंट्री है। 24 अगस्त 2016 को फाइनल एग्रीमेंट हुआ। अब इस फाइनल एग्रीमेंट का रेफरेंडम कराया गया कोलंबिया के अंदर, और यह रेफरेंडम फेल हो गया 2 अक्टूबर 2016 को। 50.2% वोटर्स ने इस रेफरेंडम को फेल कर दिया, 49.8% ने फेवर में किया। समझ गया बात को? तो इस बात को लेके फिर प्रॉब्लम। अब देखिए, ये जो इलीगल आर्म्ड फोर्सेस है ये बहुत ज्यादा स्ट्रांग है कोलंबिया के अंदर। ये कहीं ना कहीं कोलंबियन आर्मी तक को चैलेंज कर देती है। तो कोलंबिया की सरकार भी पीस चाहती है। तो इस कंटेक्स्ट में फिर से नेगोशिएशन शुरू है, और फिर से कोलंबिया की सरकार ने एफएआरसी के साथ 24 नवंबर को एक पीस डील साइन की और कांग्रेस के पास रैटिफिकेशन के लिए भेजा। बोथ द हाउसेस ऑफ कांग्रेस, कांग्रेस मतलब कि कोलंबिया की कांग्रेस की बात हो रही है, यूएस की कांग्रेस की बात नहीं हो रही है। तो बोथ द हाउसेस ऑफ कांग्रेस रैटिफाइड द रिवाइज्ड पीस डील ऑन 29-30 नवंबर 2016। कॉन्फ्लिक्ट अभी के लिए खत्म हो गया। मतलब कोलंबिया की जो आर्मी है और कोलंबिया की ये जो रेवोल्यूशनरी आर्म्ड फोर्सेस है, जो कि बहुत सारे आर्म्ड फोर्सेस का ग्रुप है, इनके बीच में अभी के लिए लड़ाई थम गई है। अभी के लिए पीस है, लेकिन लिमिटेड तौर पे ये जो रेवोल्यूशनरी आर्म्ड फोर्सेस है कोलंबिया की, ये चरस की खेती करती हैं, ड्रग ट्रैफिकिंग करती हैं और उससे अपना पैसा कमाती हैं। आप सोचिए कहां से ये पैसा लाएंगी? यहीं से तो ये पैसा लाएंगी।
और कभी कभी इन्हीं रेवोल्यूशनरी आर्म्ड फोर्सेस का किसी और इलीगल आर्म्ड फोर्सेस के साथ जब लड़ाई हो जाती है तो उससे जो जनरल पब्लिक है वो परेशान होती है। ड्रग ट्रैफिकिंग को लेके आज भी कोलंबिया पूरी तरीके से हुला हुआ है, पूरी तरीके से यहाँ चीजें सॉर्ट आउट नहीं हुई है। जीएस पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशंस में न्यूज काम आएगी। नेक्स्ट न्यूज है, आरबीआई अप्रूव्स स्मॉल ऑफलाइन ई पेमेंट्स। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक ऐसा फ्रेमवर्क निकाला है जिससे स्मॉल वैल्यू डिजिटल पेमेंट्स ऑफलाइन मोड में किए जाएंगे। अब तक जितने भी डिजिटल पेमेंट्स होते हैं ऑनलाइन मोड, आप चाहे पेटीएम के थ्रू करो, चाहे अपने कार्ड के थ्रू पेमेंट करो, चाहे इंटरनेट बैंकिंग का इस्तेमाल करो, इंटरनेट के थ्रू कनेक्टिविटी जरूरी है, ऑनलाइन होना जरूरी है। लेकिन अब पेमेंट्स ऑफलाइन किए जा रहे हैं। तो आप बोलोगे सर ऑफलाइन कैसे होंगे? तो ऑफलाइन ऐसे होंगे कि जो आप कार्ड होगा, ये जो भी मैकेनिज्म होगा ऑफलाइन पेमेंट करने का, वो ऑथेंटिकेटेड होगा, बस वो उस समय पे इंटरनेट से कनेक्टेड नहीं होगा। एक ट्रांजैक्शन 200 रुपए तक का होगा और टोटल ट्रांजैक्शंस ऑफलाइन मोड में 2000 रुपए के हो सकते हैं। 2000 रुपए के ट्रांजैक्शन करने के बाद आपको ये 2000 रुपए फिर से फिल करने होंगे। फिल करने के लिए आपको ऑनलाइन जाना पड़ेगा। मतलब कि आप एक ट्रांजैक्शन 200 रुपए का ऑफलाइन मोड में कर रहे हो, मैक्सिमम 2000 रुपए तक के ट्रांजैक्शंस आप ऑफलाइन मोड में कर सकते हो। फिर आपको ऑनलाइन जाके ये 2000 रुपए पे करने पड़ेंगे और फिर से आप ऑफलाइन मोड में एक ट्रांजैक्शन 200 का और टोटल ट्रांजैक्शन 2000 के कर सकते हैं। इस प्रकार की ऑफलाइन पेमेंट के थ्रू होगा क्या कि सेमी अर्बन और रूरल इलाकेज में डिजिटल पेमेंट इकोसिस्टम को एक पुश मिलेगा, क्योंकि वहां पे इंटरनेट कनेक्टिविटी के इश्यूज हैं और लंबे समय तक रहने वाले हैं। इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को इंप्लीमेंट करने के लिए इंडिया में बहुत सारे पायलट एक्सपेरिमेंट्स चलाए जा चुके हैं बिटवीन सितंबर 2020 एंड जून 2021। और ये ऑफलाइन पेमेंट हो किससे सकते हैं? तो कार्ड, वॉलेट, मोबाइल डिवाइसेस, अलग अलग फैक्टर्स यहाँ पे आ जाएंगे। इन ट्रांजैक्शंस में एडिशनल फैक्टर ऑफ ऑथेंटिकेशन नहीं होगा। आप बोलोगे सर एडिशनल फैक्टर ऑथेंटिकेशन क्या होता है? तो क्रेडिट कार्ड में सीवीवी होता है, फिर एक ओटीपी भी आता है आपके फोन पे कि हाँ भाई आपके अकाउंट से 300 रुपए कट रहे हैं, कि आपने ऑथराइज किए हैं। इस प्रकार की चीजें यहाँ पे नहीं होंगी। 200 रुपए का एक ट्रांजैक्शन और टोटल 2000 तक के ट्रांजैक्शन ऑफलाइन मोड में हो सकते हैं। 2000 टोटल खत्म करने के बाद आपको ऑनलाइन जाके अमाउंट को रिचार्ज कराना पड़ेगा, रिप्लेनिश करना पड़ेगा और फिर से आप ऑफलाइन जाके 2000 तक के टोटल ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। ओके, तो टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस को बढ़ाया जा रहा है ताकि ऑफलाइन वर्ल्ड में डिजिटल पेमेंट इकोसिस्टम को आगे बढ़ाया जा सके। क्योंकि देखिए प्रॉपर तरीके से इंटरनेट की कनेक्टिविटी अभी गांव में नहीं पहुंच पाई है, सेमी अर्बन इलाकों और रूरल इलाकों में नहीं पहुंच पाई है, समय लगेगा। तो जब तक समय लगेगा तब तक ऑफलाइन मोड में कुछ तरीके से तो डिजिटल पेमेंट को आगे बढ़ाया जाए और ये एक वन ऑफ दोस तरीका। जीएस पेपर 3 इंडियन इकोनॉमी में न्यूज आपको काम आएगी।